चीन में दिसंबर में इंडस्ट्री ग्रोथ 2% घटी। शंघाई ने गंवाई अपनी 2% की बढ़त, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आधा % ऊपर। रिपब्लिक डे की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार। सीएनबीसी आवास पोल के मुताबिक एक तिहाई बाजार ने माना 7,450 से 7,500 के बीच कल होगी एक्सपायरी। क्रूड के दामों में भारी उठापटक के बाद 2% से ज्यादा की गिरावट, मगर सोने में उछाल। भाव 12 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर। बाजार की नजर आज एचडीएफसी, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, पावर ग्रिड और आईडीएफसी बैंक के नतीजों पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, हेवेल्स और एसकेएस माइक्रोफाइनेंस के नतीजे भी आए। फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की भारत सरकार को सलाह, सब पर लगाए उचित टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से भारत को होगा नुकसान। और भारतीय बाजार आज खुलेंगे एक दिन की छुट्टी के बाद, और इस पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव के रहे हैं और कच्चे तेल में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव होता दिख रहा है। एक्सपायरी है कल और उससे पहले एक मजबूत शुरुआत के आसार जरूर है, लेकिन क्या 7,500 को पार कर पाएंगे? क्या भारतीय बाजारों में एक अच्छा शांत सेशन होगा या फिर अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। जी हां अनिल, कल हमने देखा था 6% की गिरावट देखने को मिलती चाइना के मार्केट्स में, और शुक्र है भारतीय बाजार बंद थे। और अच्छा हुआ कि यूएस के मार्केट्स में 300 पॉइंट के करीब की डाउ में तेजी देखने को मिली, वरना एसजीएक्स निफ्टी काफी कमजोरी दिखा रहा होता। लेकिन चाइना के बाजार आज भी सता रहे हैं और देखना होगा चाइना के मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं अगले घंटे भर बाजार खुलने से पहले। 2% ऊपर थे घंटे भर पहले, और इस समय आप देखिए करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस सब पर बात करेंगे सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और प्रकाशदीवान.in के इन्वेस्टमेंट एवेंजर प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, छुट्टी के बाद आज तेजी के साथ शुरुआत जरूर होगी, ऐसा भारतीय बाजारों से लग रहा है। ये बताइए क्या स्ट्रेटजी बनाए आज ट्रेडर्स पे? देखिए, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। 2 फैक्टर हैं उतार चढ़ाव बढ़ने के। एक तो ग्लोबल मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो रहे हैं, चाहे अमेरिका ले लें, चाहे चीन के बाजार ले लें या फिर दूसरे बाजार। तो 2 सेशन में जिस तरह का उतार चढ़ाव, और आज शाम अमेरिका में चूंकि फेड की बैठक के कुछ अहम नतीजे की उम्मीद कम है, लेकिन अगर कोई वहां से स्टेटमेंट आए तो फिर उस पर नजर होगी। दूसरी बात, आप यहां पर देखिए, हम एक्सपायरी के हफ्ते में, और कल एक्सपायरी होनी है, और एक्सपायरी के पहले हम बेहद अहम लेवल के आसपास हैं, और वो है 7,500 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं ग्लोबल और लोकल लेवल पर जो ये बताने की बाजार में एक उतार चढ़ाव की उम्मीद रखिए। तो पिछले 2 सेशन जिस तरह से आपको ठीक ठाक सा कारोबार होता हुआ दिखा कि जहां वोलेटिलिटी थोड़ी कम थी, शायद उसके मुकाबले में उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, शुरुआत शायद थोड़ी सी तेजी के साथ होती दिखे, उतनी तेजी ना दिखे जितना कि आप एसजीएक्स निफ्टी पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, बशर्ते कि हमारे खुलने तक एशियाई बाजारों में कोई खास बड़ी गिरावट आती न दिखे। 7,500 के पार जाना बाजार के लिए मुश्किल होगा। 10-20 पॉइंट की बात अलग हो सकती है, क्योंकि वहां पर 7,500 पर जिस तरह से पोजीशन बनी है, बड़े पुश की जरूरत है। कुछ बड़ा और चाहिए भारतीय बाजारों को उसके पार जाने के लिए। तो अगर आज रात अमेरिका से अच्छे संकेत मिले तो कल सोचेंगे हम कि एक्सपायरी के पहले हमें वो पार करना है या नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो उसके आसपास फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो ऐसे में अगर गैप से खुल जाए, 7,500 के आसपास खुलें, तो फिर खरीदारी ना करें। खरीदारी आपको 7,400 के जितना नजदीक करेंगे उतना सेफ रहेंगे। 7,375 पर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर लेना ठीक रहेगा। जहां तक निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पर मेरी वही राय है जो सोमवार के सेशन में थी। 15,400 का स्टॉप लॉस है, 15,800 के लक्ष्य के लिए वहां पर तेजी करनी चाहिए। मेटल्स में कुछ रिकवरी हो सकती है, थोड़ी बहुत, शायद ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में होती हुई नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड नहीं है। कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड मिलेंगे आपको चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, वहां पर ज्यादा बेहतर मौके होंगे। तो उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें और बड़ी सेफ्टी के साथ रहें, क्योंकि बाजार यहां से अच्छे खासे वोलेटाइल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो सावधान रहिए। और वैसे अनिल, एफओएमसी की जो बैठक कल शुरुआत हुई थी, उसमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि शायद जेनेट येलेन अब जो बाजार मानकर चल रहा था कि इस साल 4 बार ब्याज दरें बढ़ाएंगी, शायद 2 बार बढ़ाएं, 4 बार ना बढ़ें। और चर्चा यही चल रही है कि अप्रैल से बढ़कर जो अगली ब्याज दर बढ़नी है वो मई में हो जाए। तो अच्छी खबर आने की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, लेकिन शंघाई के मार्केट्स और ऑयल पर नजर रखिए। और कच्चे तेल में जहां कल तेजी देखने को मिलती, इस समय अगर आप देखें तो 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन दोनों फैक्टर्स पर नजर बनाकर रखिए। सिमी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो कैसे अप्रोच करेंगी मार्केट्स को। हाय सिमी, गुड मॉर्निंग। 2 दिनों से तेजी है, क्या आज हैट्रिक रहेगी, तेजी के साथ समाप्ति होगी, या आपको लगता है कि
बाजार डेज लो के आसपास ही बंद होगा, जैसे सोमवार को हुआ था। खुला जरूर मजबूत, लेकिन टिक नहीं पाया था। गुड मॉर्निंग हेमंत, मुझे लग रहा था कि मार्केट में अगर शुरुआत उतना अच्छा नहीं होता तो बेहतर होता, क्योंकि मैं भी एक रैली एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा एक्सपायरी आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं एक काम करता हूं, आपके पास वापस आता हूं और उस ऑडियो को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपसे यही सवाल फिर से पूछूंगा। लेकिन प्रकाश दीवान भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं बाजार को। लेकिन इन दोनों से पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और एफआईआईज ने अभी भी देखिए बिकवाली ही करी है। 91 करोड़ रुपीस की अच्छी बात ये दिख रही है कि कैश मार्केट में बिकवाली थोड़ी कम हुई है। हाँ, ये बात सही है कि धीरे धीरे एफआईआईज की बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि आप देखिए सोमवार को सिर्फ 90 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो पहली बार ऐसा लगा है कि हम पॉजिटिव फिगर देखने के नजदीक पहुंच रहे हैं। दिखा नहीं है, लेकिन कम से कम हाँ ये जरूर है। लेकिन आंकड़े उतने बेहतर भी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसके सामने देखिए, उन्होंने स्टॉक्स में बिकवाली रोकी है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली शुरू कर दी है। 982 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने बेचे हैं सोमवार के सेशन में। तो अब ये हो रहा है कि जो उनकी शॉर्ट्स बनी हुई है स्टॉक्स फ्यूचर्स में, वो उन्होंने कवर करना शुरू किया। 846 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन सामने सामने हेजिंग करने के लिए आज से इंडेक्स बेचना शुरू किया। तो वायदा कारोबार के आंकड़े एकदम न्यूट्रल हैं एफआईआईज के, लेकिन कैश मार्केट के आंकड़े इसलिए पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल आप कह सकते हैं कि बिकवाली का दबाव कम किया है। डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से 300 करोड़ की खरीदारी आई, लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो एफआईआईज का दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शंस का है। बड़ा छोटा आंकड़ा, सिर्फ 82 करोड़ का, और वो भी बिकवाली का। लेकिन एफआईआईज ने जो कुछ भी पुट ऑप्शंस खरीदे हुए थे, हेजिंग की भी थी, वो पुट ऑप्शंस उन्होंने बेचे। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है एफआईआईज ने अब ये सोचा है कि 7,500 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, और ऐसे में यहां पर बजाय ऑप्शंस की खरीदारी करें, बजाय हम स्टॉक्स को शॉर्ट करें, बेहतर ये होगा कि हम सीधे सीधे इंडेक्स क्यों न बेच दें और हेजिंग करें। तो इंडेक्स में बेचकर हेजिंग करने का इरादा बनाया, लेकिन बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी और कैश मार्केट की बिकवाली का दबाव कम होना कम से कम ये थोड़ा सा राहत देगा, और लोअर लेवल से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आप आने की उम्मीद अब कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखना होगा एफआईआईज का ये जो छोटा सा ही सही सेल फिगर है, ये बाय फिगर में कब बदलता है। लेकिन जनरली देखते हैं हम कि एक्सपायरी के आसपास के फिगर्स को ज्यादा बाजार तवज्जो देता नहीं है, एक्सपायरी के बाद के फिगर्स को ज्यादा तवज्जो देता है। लेकिन चलिए वापस चलते हैं सिमी के पास। हम सिमी से पूछ रहे थे कि क्या लगता है उनको आज तेजी की हैट्रिक हो सकती है क्या? सिमी, आपको अब आवाज आ रही है क्या? बताइए क्या लग रहा है, क्या सेंस मिल रहा है आपको? गुड मॉर्निंग हेमंत, अब आवाज ठीक है। मुझे लग रहा था कि निफ्टी में एक रैली टुवर्ड 7500 तक पॉसिबल है। एक तो निफ्टी अगर थोड़ा सा शुरुआत में अगर सुस्ती के साथ खुलता है तो मुझे लगता है कि नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जहां पे निफ्टी उस दिन बंद किया था फ्राइडे को, वहां से मुझे लगता है कि 7400 से 7395 एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया होगा, जो कि क्रिटिकल लेवल भी है। अगर मार्केट नीचे भी खुलता तो वो लेवल शायद मार्केट होल्ड करता। निफ्टी 7350 के नीचे स्टॉप लगा के मुझे लगता है कि एक रैली टुवर्ड 7500 से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन हम लोग देख चुके हैं। और इस मतलब कल का सेशन में हम लोग का एक्सपायरी भी है जनवरी सीरीज का, तो एक्सपायरी से पहले एक एटलीस्ट 7500 तक रैली तो देखे। हो सकता है कि वो एक पुल बैक रैली हो, पर फिर भी मुझे लगता है हेमंत एक मतलब रिलीफ रैली मार्केट में आज भी पॉसिबल है। अगर मार्केट बहुत ऊपर खुल गया तो दूसरा बात है, तब शायद अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नहीं तो नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है तो नीचे सपोर्ट देख के बाई करना चाहिए। राइट, तो निचले स्तरों पर खरीदारी करें। प्रकाश, आपकी क्या राय है, क्या खरीदारी की जाए, और क्या आपको भी लग रहा है कि एक्सपायरी के पहले 7500 के पार जाना पॉसिबल होगा, बाजार के लिए टिकना पॉसिबल होगा? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देयर इज अ चेंज। जो टर्न अराउंड हुआ है ऑप्शंस के डेटा में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो कॉम्बिनेशन है, और टिपिकली ऑप्शंस में कोई कमाई का साधन बचता नहीं है राइट करके लास्ट 2-3 दिन में, तो फ्यूचर्स का ही सहारा लिया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि जिस टाइप का यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू, और आज के एफओएमसी बैठक के बाद अगर एक इंडिकेशन आती है, तो यूएस मार्केट को देखते हुए हम लोग शायद उससे भी एक रब ऑफ इफेक्ट लेंगे। क्रूड ने भी अच्छी खासी चाल दिखाई है, तो ओवरऑल संकेत जो है थोड़े से पॉजिटिव ही लग रहे हैं 2-3 दिन के लिए एटलीस्ट। चलिए, तो सेंट्रल बैंकर्स ही अब बाजार में दम फूकने का काम कर सकते हैं। जेनेट येलेन पर नजर है, और उसके बाद बैंक ऑफ जापान की बैठक भी होने वाली है शुक्रवार को। अगले हफ्ते आरबीआई की भी बैठक है। इन सब फैक्टर्स के ऊपर नजर रहेगी। लेकिन ये बताइए एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, रोल ओवर्स किस तरह के हुए हैं? ये सीरीज तो
इतना खराब होने की एक्सपेक्टेशंस किसी ने नहीं करी थी। 6.5% हम टूट गए जनवरी के महीने में। ये बताइए फरवरी में कुछ लग रहा है बेटर होगा मार्केट? रोल ओवर्स आज पिकअप होंगे क्योंकि जनरली ये देखा गया कि एक्सपायरी के हफ्ते में जब भी छुट्टी हो तो रोल ओवर्स आप कंपेयर करेंगे तो शायद वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे, उस लिहाज से तो ठंडे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आज रोल ओवर्स काफी पिकअप होने वाले हैं। फिलहाल जो रोल ओवर्स हैं निफ्टी पर 37% है, 46% के मुकाबले में तो कमजोर दिखेंगे, लेकिन भले ही छुट्टी हो लोग जनरली रोल ओवर्स फिर आखिरी दिनों में ही करते हैं। जहां तक बाकी संकेतों का सवाल है, बेहद इंटरेस्टिंग संकेत है। पहली बात तो यह कि ये बात बेहद साफ दिख रही है कि जो कुछ भी तेजी बनी है पिछले 2 सेशन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनी है। निफ्टी में देखिए कोई ओपन इंटरेस्ट में खास बदलाव नहीं, बैंक निफ्टी में देखिए 17,000 शेयर कम ही हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी सोमवार को भी आधा % ऊपर जाकर बंद हुआ था, तो पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। लेकिन जो आंकड़े सोमवार को दिख रहे हैं वो एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी 7,300 से 7,500 की रेंज में होने के पूरे संकेत साफ है डेटा के मुताबिक। और दूसरा संकेत ये बता रहे हैं कि इस रेंज में भी एक्सपायरी के पहले तेजी करने वाले और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बेहद कम है। तो थोड़ा भी बाजार का मूड जैसे ऊपर नीचे होता है वो अपनी पोजीशंस को कम ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए पुट में जो ऑप्शन हुआ है 7,300 के पुट में 14 लाख शेयर कम होते हुए दिखे। जो हम बता रहे थे कि एफआईज ने अपने जो पुट खरीदे थे वो पुट बेचे हैं और उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन कम की है। लेकिन बड़ी बात है कि 7,300 के पुट जिन्होंने राइट किए उन्हें क्या जल्दी थी कि वो पुट की पोजीशन कम करे, तो उन्हें भी लग रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, ले लीजिए। अब आइए कॉल्स में 7,300 7,400 के लेवल में कॉल्स में 15 लाख शेयर कम हुए, यानी कि जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स थे जिन्होंने कॉल बेची थी वो भी हल्के होते दिखे। और अब जो नई पोजीशन बन रही है वो 7,500 7,600 पर बन रही है। तो वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कि ट्रेड करना चाहते हैं ट्रेडर्स, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है और बाजार की जो बड़ी स्विंग्स हो रही है ऊपर और नीचे की तरफ उससे डरे हुए हैं। और एक तरह से अच्छा भी है एक्सपायरी के पहले इस तरह का डर, ताकि लोग पोजीशन कम रखें, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें। और ऐसा लग रहा है इन डेटा को देखकर कि एक स्मूथ एक्सपायरी के बजाय थोड़े उतार चढ़ाव वाली ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और वो भी क्यों ना। आप देखिए चाइना के मार्केट्स अब घंटे घंटे में अपनी चाल जिस तरह से चेंज करते हैं और कच्चा तेल में भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे वॉलेटाइल बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कमाई कराकर आज दे सकते हैं? चलिए जानते हैं। प्रकाश जी बताइए कहां पर आप बुलिश हैं, कौन सा स्टॉक है जो आज आप बाजार खुलने के बाद खरीदना चाहेंगे? एक्चुअली हेमंत रिकमेंडेशन ये है कि स्टॉक जरूर ये वाला ले, लेकिन सारा का सारा आज ना ले ले, क्योंकि जिस टाइप की आज वापस एक तेजी का माहौल बना है शायद ये स्टॉक ऊपर है। मैंने 2 स्टॉक एक्चुअली चुने। पहला वाला है ओरिएंटल कार्बन केमिकल करके। अब ये कंपनी सल्फर बनाती है, सल्फर के काफी वेरिएंट्स बनाती है जो टायर इंडस्ट्री में लगते हैं और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है। कोई इसमें जिसको कहते हैं इनको कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ज्यादा नेगेटिव वो नहीं है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का। आज जो मैंने स्टॉक आज इसलिए चुना कि ये एनएसई पे लिस्ट होने वाला है। तो इसके बाद क्या है कि इसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी, थोड़ी सी प्रोफाइल इसकी चेंज होगी, इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी ऐसी है कि लोग लेना चाहेंगे, इंस्टीट्यूशन भी लेना चाहेंगे और फंडामेंटल्स के हिसाब से इसमें नीचे जाने की जो वो है रिस्क वो बहुत कम है। और दूसरा स्टॉक कौन सा है ओरिएंटल कार्बन के अलावा? नहीं, ओरिएंटल कार्बन केमिकल्स एक मैंने चुना था, दूसरा आपने कहा आपने 2 स्टॉक्स चुने हैं। जी जी, नहीं दूसरा जो स्टॉक चुना है वो I'll have to check and let you know। नो प्रॉब्लम, आपसे दूसरा स्टॉक जानेंगे, लेकिन पहले सिमी से पूछ लेते हैं उनका स्टॉक कौन सा है जो आज उन्होंने चुना है। सिमी बताइए। जी मेरे लिए मैं 2-3 स्टॉक चूज करके रखी हूँ जो इंट्राडे में लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया जा सकता है। एक तो स्पाइस जेट है जो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छा रिकवरी उस दिन दिखा था फ्राइडे का सेशन पर। आज भी उसका मोमेंटम बरकरार रहेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। 80 रुपीज 50 पैसा से 81.20 का टारगेट है इंट्राडे का। मैंने जो भी लेवल मैंने दिया है वो इंट्राडे का है। एक्चुअली ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो स्पाइस जेट काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, पर ऊपर में जाके 88-87 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, पर फिलहाल वो उतना तक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। पर फिलहाल 80-50 से 81-20 तक का रैली आज इंट्राडे में पॉसिबल है। 76-90 के नीचे स्टॉप लगा के मैं इंट्राडे का लॉन्ग पोजीशन लेने का सजेस्ट कर रही हूँ। और 2 स्टॉक जो है ग्रुप ए स्टॉक में है, अपोलो हॉस्पिटल्स एक है। मुझे लगता है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा रिकवरी इसने दिखाया है। 1400 के ऊपर अगर मेंटेन करेगा तो इसमें 1450-55 तक का टारगेट मैं इंट्राडे में देख रही हूँ। टाटा स्टील रिकवर किया है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड किया है और इस बार ये 250 के ऊपर जाके बंद किया है, तो 249 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें भी मैं इंट्राडे का लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 259 से 262 होगा।
ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स और स्पाइस जेट ये दो स्टॉक्स हैं जो सिमी को पसंद है। ओरिएंटल कार्बन केमिकल्स पसंद है प्रकाश को। प्रकाश, दूसरा स्टॉक बताइए। दूसरा स्टॉक जो है वो काफी फेमस स्क्रिप्ट है, एसएल प्रोपैक। काफी लोग जानते हैं इसको, पैकेजिंग में बहुत ही बढ़िया कंपनी मानी जाती है। और इम्पोर्टेंटली इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो अगर आप देखें तो उससे एक खास इंडिकेशन है कि इस कंपनी के जो पुराने इश्यूज थे, स्टैग्नेशन एक टॉप लाइन में दिख रहा था, वो सब चला गया। और अब ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको कहते हैं कि जितना सेल बढ़ेगा उतना ही इनका मार्जिन भी इंप्रूव होना लगेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो घटती जाती है। तो इस स्टेज पे ये स्टॉक पहुंच चुका है और मुझे लगता है 155 के करीब है। यहां से अच्छा खासा ही अपसाइड आपको 30-35% का जो दे सकता है एक साल के अंदर। ओके, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी पर 5 बड़े एक्सपर्ट्स की राय। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ सिमी भौमिक और प्रकाश दीवान बने हुए हैं और आपको ये बता दें कि 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं आज निफ्टी को, आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। malkansview.com के विशाल मलकान निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टारगेट आप नजर में रखिए 7520 का, 7380 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। A+ एनालिटिक्स के अमित हर्चिकर की भी खरीदारी की राय है। निफ्टी पर 7405 का उनका स्टॉप लॉस है, 7525 का लक्ष्य। एम सिक्योरिटीज के मनोज सत्ती निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टारगेट वो दे रहे हैं 7560 का, स्टॉप लॉस 7360 का रखें। लेकिन हेमंत कापाड़िया के आर चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के उन्हें लगता है कि निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 7465 का लगाएं आप स्टॉप लॉस और 7390 तक एक बार निफ्टी नीचे आ सकता है। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण यादव ने निफ्टी में खरीदारी करने की राय ही दी है। वो कह रहे हैं कि 7500 7560 तक निफ्टी जा सकता है, 7370 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स आज बुलिश हैं। बिल्कुल, और उस लिहाज से अगर निफ्टी पर लेवल्स देखें तो 7375 7400 ये निचले स्तरों पर अहम सपोर्ट का काम करेगा। 7500 से लेकर 7500 की रेंज में बाजार के लिए ऊपर का लेवल होगा, जहां पर मुनाफा वसूली करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए वो टॉप 5 शेयर जहां पर आज खबरों या फिर नतीजों के दम पर दिखेगा एक्शन। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का जहां पर आज खबरों और नतीजों के दम पर दिखेगा एक्शन। वर्धमान टेक्सटाइल तीसरी तिमाही के नतीजे, मुनाफे में अच्छी बढ़त 70 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ के आसपास, लेकिन आय में थोड़ी सी कमी हुई है, 1467 करोड़ से घटकर 1444 करोड़। नीलकमल ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अच्छे नंबर्स अपने पेश किए हैं। 8.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 20.2 करोड़ रुपीज हुआ है। और अगर आप इनकम देखें तो उसमें मामूली सा ही सही लेकिन इजाफा देखने को मिला है। 421 करोड़ से 428 करोड़ रुपए इनकम हो गई है कंपनी की। इंडो सोलर एक और कंपनी है जहां पर खराब नतीजे नजर आ रहे हैं। यहां पर नतीजे में अगर आप देखें तो लॉस आता हुआ दिखा है, फिर से 10 करोड़ से नुकसान बढ़कर 38 करोड़ के आसपास पहुंचा, तो काफी कमजोर नतीजे पेश किए। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि बैंक्स इनके दूसरे रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो देखना होगा कंपनी के लिए जो मुश्किल भरा वक्त है, स्टॉक पर आज और दबाव दिखता है। लक्ष्मी प्रिसीजन स्क्रूज ये एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपनी सब्सिडरी में 49% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। LPS बोसार्ड है ये सब्सिडरी का नाम। 40 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे उससे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरी की पूरी कंपनी लक्ष्मी प्रिसीजन की जो मार्केट कैप है वो 40-41 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इस कंपनी के लिहाज से ये डेवलपमेंट बड़ा है। एक्सपायरी के ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, और वो बता दूं आपको कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सोमवार के सेशन में वायदा कारोबार के बैन में आ चुका है, लेकिन इसी स्पेस की दिग्गज कंपनी DLF बैन से बाहर निकली। लेकिन बाकी स्टॉक जो अब भी वायदा कारोबार के बैन में है, 2 कमजोर शेयर JP एसोसिएट और यूनिटेक, लेकिन 2 मजबूत शेयर जहां पर काफी एक्शन होता है, जेट एयरवेज और रिलायंस इंफ्रा अब भी वायदा कारोबार के बैन में है। चलिए इन स्टॉक्स पर पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय। सिमी और प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं और काफी सारे शेयर हैं जो आज खुलते ही एक्शन में रहेंगे। इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिक और प्रकाश दीवान, और देख लेते हैं अब जिन शेयरों में एक्शन दिखने वाला है। उससे पहले बता दूं आपको एक और खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई, NBCC यहां पर 2149 करोड़ का एक ऑर्डर मिलने की खबर है। और ये स्टॉक लगातार खबरों के दम पर एक्शन में रहता है, मतलब थोड़े थोड़े दिनों के गैप में कुछ न कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने की खबरें आती रहती है और स्टॉक भागता भी है। पहले इसी पर राय ले लूं। एक सिमी
क्या कह रहे हैं चार्ट्स? एनबीसीसी में तेजी बनने की संभावना है, 930 पर तो पहुंच गया है ये ऑलरेडी। देखिए संभावना तो है। एक तो ये स्टॉक लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा बाइंग अट्रैक्ट करते हुए दिख रहा है। अब ये 930 के ऊपर मेंटेन करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 950 से 55 का तो मिनिमम होगा। हार्डल इसका मैक्सिमम मेजर हार्डल जो जहां पे है वो 970 से 80 के बीच में है। वहां पे जाके ये स्टॉक कैसा बिहेव करता है वो वॉच करना पड़ेगा। पर करंट लेवल से मुझे लगता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है जिसका मिनिमम टारगेट 950 से 55 का होगा। उसके बाद 970 से 80 का रेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा है एनबीसीसी पर। इस स्टॉक पर आज नजर रखिएगा। हमने देखा था सोमवार के सेशन में 2% मजबूती के साथ इसने समाप्ति दी थी, लेकिन अर्निंग सीजन के लिहाज से आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। पूजा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पूजा बताइए क्या अनुमान है आपके? जी, इस बार भी पिछले क्वार्टर की ही तरह स्लो ग्रोथ देखने की उम्मीद है। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि जो लोन ग्रोथ और एनआई के नंबर्स थे वो अपने पिछले 6 क्वार्टर्स के सबसे निचले स्तर पर थे। काफी ज्यादा कम ग्रोथ देखने को मिली थी और मैनेजमेंट से भी हमारी जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि इस वक्त ओवरऑल जो डिमांड एनवायरमेंट है वो काफी स्लो है, इस वजह से क्रेडिट पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार भी लोन ग्रोथ पे के आंकड़े पर नजर रहेगी, कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आरबीआई के निर्देश के जो निर्देश आया था उसको लेके प्रोविजनिंग में यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। और एसेट क्वालिटी के नंबर पर अगर बात करें तो पिछले काफी सारे क्वार्टर से 0.7% के आसपास ये आंकड़ा स्टेबल ही रहा है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि 0.7% के आसपास ही देखने को मिल सकता है, लेकिन लोन ग्रोथ एक बड़ा कंसर्न है, इस बार भी दबाव देखने की उम्मीद। ओके, तो ये है एचडीएफसी के पोल और देखता है आज क्या ये उम्मीद से बेहतर नतीजे दे पाता है। लेकिन नतीजों के लिहाज से बेहद इंटरेस्टिंग दिन है। पहला तो कुछ इंटरेस्टिंग एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे हैं, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियों के नतीजे हैं। टाटा कॉफी भी आज नतीजे पेश करेगी। लेकिन इसके अलावा दिग्गजों में पावर ग्रिड है और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग मिड कैप, एसकेएस माइक्रो, हेवल्स, भारतीय इंफ्रा, बीईएल, ये सब आज ही अपने नतीजे पेश करेंगे। तो नतीजों के लिहाज से एक बड़ा एक्शन वाला दिन आपके लिए। तो चलिए इन्हीं पर फोकस करते हैं और लेते हैं राय। एचडीएफसी बैंक, प्रकाश क्या कहेंगे आप इन नतीजों के दम पर? माफ कीजिएगा, एचडीएफसी लिमिटेड क्या कहेंगे आप? खरीदना चाहेंगे नतीजे से पहले? खैर इतना फर्क मुझे नहीं लगता नतीजों से पड़ेगा। तो अभी मतलब ये रिजल्ट वाला स्टॉक है ही नहीं। हाँ, इसको ये अडिग रहता है चाहे रिजल्ट अच्छा है बुरा है, पर जो लेवल्स पे अभी मिल रहा है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है और ये सारा क्षेत्र ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पर इसमें एचडीएफसी की ग्रोथ आने में थोड़ा समय इसलिए लग सकता है कि उनका जो रिस्क जो प्रोफाइल है पोर्टफोलियो का वो थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहता है। तो जब ये ट्रैक्शन इसमें रियल एस्टेट में दिखेगा तब इसमें आपको बढ़त टॉप लाइन की खास करके दिखेगी। तब तक आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स एन एवरग्रीन स्टॉक, कभी भी इसमें नुकसान जाने की उम्मीद ज्यादा नहीं रहती। बिल्कुल, चलिए तो एवरग्रीन शेयर है, अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी लोग करते हैं। लेकिन एचसीएल इन्फोसिस्टम्स, इस कंपनी की तरफ से हर क्वार्टर आप देखिए सेमी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है और इस बार के नतीजे भी ऐसे ही हैं। 50 करोड़ के सामने 65 करोड़ रुपीस का लॉस इन्होंने पेश किया है। लॉस से लॉस और बढ़ गया है और सोमवार के सेशन में हमने देखा था अंडर परफॉर्म किया था इसने मार्केट को। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट आज जिस पर नजर होनी चाहिए? हेमंत, 44 का एक लो मैं देख रही हूँ। 20 तारीख का लो था, वो लो अगर टूट गया तो इसमें फ्रेश वीकनेस चालू होगा और हो सकता है ये स्टॉक एक बार जाके 40-38 के आसपास जाके सेटल करे। तो वीकनेस 44 के नीचे ही होगा। तो रिजल्ट्स के बाद जब ये वीकनेस चालू करेगा मुझे लगता है सेल किया जा सकता है। इनफैक्ट सिर्फ 44 से नीचे सेल पोजीशन ऐड भी किया जा सकता है। टारगेट 40 से 38 का होगा। फंडामेंटली आप ट्रैक करते हैं एचसीएल इन्फो, क्योंकि बीच में काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की थी और लोगों ने लगा कि कुछ तो बदलने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस तो बदल नहीं रही। स्टॉक नीचे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टॉक में होना क्या है आगे। जो चीज चेंज हो रही है वो थोड़ी स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म है। तो अच्छा। उसमें जो पहले ये जो काम करते थे और लोगों को ये था कि इनके पास जो डेटा आधार का जो बैकएंड डेटा रहता है उसकी बड़ी वैल्यू है और उससे ही कमाई कर सकती है कंपनी, जबकि उसमें कुछ होता नहीं है। इट्स नॉट अलाउड कि ये उसको यूज कर सके। सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट ओनरशिप का रहता है। एचसीएल इन्फो अब जो करने की जा रहा है वो है एक एजुकेशन कंपनीज के साथ इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो
एजुकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी आप जहां टीचर नहीं है वहां भी आप ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट लगा के कोई भी जाके उसको ऑन करे और बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। इस टाइप का एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है, उसका जो बीटा टेस्टिंग है वो भी बहुत पॉजिटिव रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो आगे चल के स्प्रेड होता है, लॉन्च होता है, तो ये जो गवर्नमेंट के कैंपेन्स हैं एजुकेशन रिलेटेड, और इतना गवर्नमेंट के पास सेस पड़ा हुआ एजुकेशन से जो अनयूटिलाइज है, उसका स्पेंड इनको जो है उसका फायदा होगा। तो उस उम्मीद में स्टॉक तो लॉन्ग टर्म स्टोरी डेफिनेटली अच्छी है और गिरावट में लिया भी जा सकता है, क्योंकि जो लॉस आप देख रही है पुराने बिजनेसेस के वाइंडिंग की वजह से वहां से ये लोग निकल रहे हैं और उसमें कुछ नुकसान और राइट ऑफ रहेंगे थोड़े टाइम। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं हर क्वार्टर ये लॉसेस जो हैं वो उस फ्रंट पर जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर नजर होगी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चार्ट्स देखकर बताइए सिमी, ये कैसे लग रहे हैं आपको? मार्जिन्स करीब करीब 5.5% की कमी देखने को मिली है और मुनाफा भी देखिए करीब करीब 31% घटा है। स्टॉक अपने जुलाई लेवल्स 1880 से करीब करीब 40% तक पिट चुका है। यहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए? हेमंत, चार्ट काफी वीक है। इनफैक्ट जून जुलाई में जो हाई बना था उसके बाद से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट निफ्टी के साथ साथ ये स्टॉक भी नीचे आ गया है। अब मुझे लगता है कि फ्रेश वीकनेस चालू हो सकता है क्योंकि रिजल्ट्स खराब हैं। 1200 के नीचे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1200 के नीचे ओपन ही होगा लगता है। उसके बाद जो मुझे लगता है कि सीधा 70-80 रुपीज का करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट है 1125 का, वो 19 तारीख का लो था। 19-20 के आसपास मार्केट जहां पे लो बना था, ये स्टॉक भी थोड़ा सा वहां से रिकवर किया था, पर उस लेवल अगर टूट गया, मतलब 1150-25 का लेवल जो एक्सपेक्टेड है, जो आज टूट सकता है, अगर टूट गया तो हेमंत काफी वीकनेस इसमें दिख सकता है। हो सकता है ये स्टॉक जाके 1050-40 के आसपास सेटल करे। फिलहाल 1125 का लो जो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है वहां पे टेस्ट होगा आज। ओके, ये कौन पर रहा है। लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले निफ्टी पर राय बताएं, कैसे ट्रेड करेंगे और आपका क्या अंदाजा है, कहां हो सकती है कल एक्सपायरी? गुड मॉर्निंग। रही बात पहला सवाल की निफ्टी आज ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग आज थोड़ी बहुत ऊपर होती है, जो कि दर्शा रहा है एसजीएस निफ्टी के तौर पे, तो 7480 मेरे हिसाब से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर वहां पे देखने मिल सकता है। 7500 के जो पुट ऑप्शन है, पहले जो भी काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन था वो सपोर्ट था, अब जो कि उसके नीचे ट्रेड करें तो पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल्स काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस उभरते हुए आ जाए। तो मेरे हिसाब से आप 7520 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं अगर निफ्टी 7480 के करीब ओपन होता है तो। 7400 से 7380 के लक्ष्य के लिए जो आपको एक बार देखने मिल सकता है। और एक्सपायरेशन अभी हाल फिलहाल में लग रहा है कि 7380 7400 उसके करीब एक बार एक्सपायरेशन देखने मिल सकता है। गौरव, और ये बताइए बैंक निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? देखिए सिमिलर ही होगा उसका मूव भी। अगर आप देखेंगे जो असली प्रेशर होगा वो 15500 स्पॉट के नीचे काफी आएगा प्रेशर अगर वापस आता है तो। दूसरी अगर बात कीजिए, अगर वापस थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग वगैरह होती है और 15650 15700 के करीब अगर आ रहा है निफ्टी बैंक, तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। 15900 का स्टॉप लॉस, 15300 15200 का आप उसमें टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, वायदा कारोबार के बैन में आया है आईबुल रियल एस्टेट। जनरली होता ये है गौरव की एक्सपायरी के नजदीक स्टॉक बैन से बाहर निकलते नजर आते हैं। आईबुल रियल क्या वजह बैन में आया? लॉन्ग पोजीशन बनी है, शॉर्ट पोजीशन बनी है, और कैसे ट्रेड करना चाहिए जिन लोगों की पोजीशन ऑलरेडी है? और दूसरा, इसी सेक्टर की कंपनी डीएलएफ क्योंकि कल बैन से सोमवार को बैन से बाहर आई है, तो वहां पर क्या ट्रेड होगा आईबुल रियल और डीएलएफ दोनों में? देखिए आईबी रियल एस्टेट में मेरे हिसाब से तो लॉन्ग्स की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी इंक्रीज अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स वगैरह बने थे। लेकिन अभी जैसा है कि इट्स अ जीरो सम गेम। अगर आप एफएनओ की बात करें तो कि लॉन्ग और शॉर्ट्स इक्वल होते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर मालूम पड़ता है कि एलिस्ट अंदाजा लगेंगे लॉन्ग हो सकता है शॉर्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग में जो धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन हुआ है शॉर्ट पोर्शंस का, उसके बाद में किसी ने शायद ट्रेडिंग लॉन्ग्स पे कर लिए होंगे, तो वो एक रीजन है जहां पे आपको ये बैन में आते हुए देखा गया है। मेरे हिसाब से जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश एंट्री लेंगे तो आपको इसमें पेनल्टी
लगती है जिसके पास ऑलरेडी पहले से होल्डिंग है या पोजीशन है, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात लेवल्स की, तो मेरे हिसाब से 55-56 एक काफी महत्वपूर्ण लेवल है। अगर ये सस्टेन करता है तो ही आपको इसमें तेजी देखने मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ से वापस आपको एक बार रिवर्सल देखने मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर डीआरएफ की जाए तो वो वीक ही है, एक बार 90 लेवल्स का वापस टेस्ट कर सकता है। इसमें काफी सारे शॉर्ट्स अभी भी है। मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार 90 को भी तोड़ सकता है ये। ओके, चलिए, तो ये रहा है इन शेयरों पर। लेकिन नीलकमल अच्छे नंबर्स इसने पेश किए हैं। आप ट्रैक करते हैं प्रकाश से, कैसे लगे आपको ये नतीजे? मुनाफा देखिए 8.5 करोड़ से बढ़कर 20.2 करोड़ रुपीस रहा है। एबिटा में 53% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां से करेक्शन के बाद क्या खरीदारी करनी चाहिए अब इसमें? आई थिंक बहुत बढ़िया स्टॉक है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो इनपुट साइड सॉफ्ट होने के, क्रूड के प्राइसेस का इम्पैक्ट पूरा दिख रहा है। और इसमें भी काफी स्ट्रांग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ले रखा है। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो एक्यूमुलेशन जो हो रहा है उससे ये स्ट्रेंथ इसकी बनी रहेगी। और रिजल्ट्स अभी भी जब तक क्रूड सॉफ्ट है, मुझे लगता है इस टाइप के आपको दिखेंगे। टॉप लाइन अगर ग्रो होना शुरू हो गई इससे ज्यादा, और जैसे इकोनॉमी पिकअप होती है, कंजम्पशन पिकअप होता है, तो मुझे तो लग रहा है पॉजिटिव है। डिप्स पे लिया जा सकता है। थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है जब खास करके मिड कैप्स को कंपेयर करें, तो डिप्स पे लेने की चेष्टा करें, बहुत जल्दबाजी ना करें ऊंचाइयों पे लेने की। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां नीचे के गिरे हुए दामों का जो फायदा मेरे ख्याल से पूरे साल में जितना ये पैसा कमाते थे, अब इस तरह की कंपनियां एक तिमाही में उतना पैसा कमा रही। तो काफी बड़ी री रेटिंग और फायदा इन कंपनियों को होता दिख रहा है, जिन्हें कच्चे तेल के गिरे हुए दामों से फायदा साफ तौर पर मिल रहा है। एक और ऐसा ही स्टॉक जहां पर बेहतरीन नंबर्स आए वो है HT मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया। यहां पर भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। चार्ट्स के लिहाज से एक बार सिमी आप राय दें, HT मीडिया क्या तेजी हो सकती है? यदि हाँ तो क्या खरीदना चाहिए इसे? देखिए, चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो डाउन है और मीडियम टर्म ट्रेंड में भी जो ट्रेंड था वो भी मतलब नेगेटिव हो गया है। अब एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक जो अच्छा बात है, जो इसका सपोर्ट 75 का लेवल को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है और करेंटली ये स्टॉक 75 के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। 75 एक मेजर सपोर्ट है जो इस स्टॉक को होल्ड करना ही पड़ेगा अगर यहाँ से कोई रिवाइवल दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना चाहता है तो 7500 अगर 75 का लेवल अगर होल्ड होता है तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर ऊपर में जाके 85 का रेंज इसके लिए भारी पड़ सकता है। चार्ट काफी वीक है। स्ट्रक्चर जो आज के दिन के लिए लेना चाहता है उनके लिए 75 का स्टॉप लॉस, पर ऊपर में जाके प्रॉफिट टेकिंग किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक शायद ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा। काफी वीक है चार्ट स्ट्रक्चर। चार्ट पर वीक लग रहा है लेकिन नंबर्स काफी अच्छे हैं। 28% मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 19% से बढ़कर 25% आए हैं। तो इस शेयर पर नजर होगी और वर्धमान टेक्सटाइल पर भी नजर होगी। इसके नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं, 66% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला। इस पर पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिमी, प्रकाश और गौरव बिस्सा हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हम बात कर रहे हैं उन शेयरों की जहां आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। काफी सारी छोटी मिड कैप कंपनियां जिन्होंने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। HT मीडिया की बात हमने करी ब्रेक से पहले, और वर्धमान टेक्सटाइल एक और ऐसी कंपनी जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए। 17% से मार्जिन बढ़कर 20% हो गए, मुनाफा में 66% का इजाफा देखने को मिला। ट्रैक करते हैं प्रकाश आप इस स्टॉक को। वर्धमान की बात करें, वो यहाँ पे भी क्रूड के उसका बेनिफिट है क्योंकि ये कंपनी खास करके जो बनाती है एक्रिलिक ड्रिवन टेक्सटाइल जो है उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में इनपुट साइड में क्रूड का यूसेज है। और एक चीज जो अनिल जी ने कहा, इस टाइप का आपको माहौल दो तरफा फायदा इनको जो होने लगा है। एक तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनली घटना शुरू हुई है, उसकी असर आपको पूरी दिखेगी। और इस तिमाही के बाद जो मार्च एंड के बाद तो ये खास करके जो RBI के नॉर्म्स इंक्रीमेंटल लेंडिंग रेट्स के हिसाब से जो है उसका पूरा ट्रांसमिशन हो जाएगा। और क्रूड अगर सॉफ्ट रहा, इवन 6 महीने भी सॉफ्ट रहा, तो अब इसके बाद भी 6 महीने आपको फायदा मिलेगा क्योंकि इनकी इन्वेंट्री स्ट्राइक भी रहती है। पहले 6 महीने का फायदा नहीं था तो लोगों ने एक्चुअली ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद इनको फायदा नहीं होगा, सिर्फ पेंट कंपनियों के नाम आया करते थे। बट काफी केमिकल कंपनीज हैं जिसमें इस टाइप का फायदा रहेगा और उनको ढूंढना बहुत जरूरी है टाइम से, ताकि तिमाही के नंबर आने से पहले आप उसमें ले सकें, ना कि बाद में। ओके, एक और स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, इस पर यहां राय लेना चाहता हूं मैं गौरव आपसे, चूंकि आपकी वायदा कारोबार की टॉप ट्रेडिंग फिक्स में आपने डाला है।
सिमी ने भी यहाँ पर अपनी पिक्स के तौर पर अपोलो हॉस्पिटल को चुना है। एक खबर भी आज बेहद इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव है, और वो ये कि इनका जो इंश्योरेंस कारोबार उसमें 23% स्टेक ये अपने फॉरेन पार्टनर म्यूनिक को इंश्योरेंस को बेचने की बात कर रहे हैं 163 करोड़ रुपए में, और वैल्यूएशन 700 करोड़ के आसपास का किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल क्या पोजीशन बनी है वायदा कारोबार में, क्या टारगेट्स हैं आपके, गौरव बताएं। देखिए, इसमें काफी अरसे से लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट होती जा रही है। 1360 1365 जो है यहीं से एक्चुअल में इसमें अच्छी खासी पोजीशंस बनती जा रही है, वहीं से हमने लॉन्ग स्पेस में काफी क्लाइंट्स को करवाए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसका रेजिस्टेंस था वो 1400 1420 वो एक रेजिस्टेंस बैंड था, वहां से आपको 2-3 बार रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग के सिलसिले शुरू होते देखे गए थे। लेकिन इस बार अभी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये 1415 1420 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल्स पॉसिबिलिटी है कि जो लॉन्ग्स है वो और अग्रेसिवली होंगे। अगर आप टॉप गेनर्स में देखेंगे, ओवाई गेनर्स में देखेंगे तो उसमें भी इसका नाम शुमार है। तो ये दर्शा रहा है कि नेक्स्ट सीरीज में भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हो गए, जो काफी एक अच्छा संकेत है। मेरे हिसाब से आपको इसमें 1475 1480 जो कि पिछला रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक आपको इसमें पॉसिबिलिटी है मूवमेंट दिख जाए। एक बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसके लिए वो पार करना, अगर वो पार करेगा तो एक अलग ऑर्बिट में चला जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो काफी इसमें अच्छा मोमेंटम है। 1395 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये राय अपोलो हॉस्पिटल्स पर। लेकिन वक्त है अब प्रकाश से विदा लेने का। शुक्रिया प्रकाश आपका समय निकालने के लिए और आज इस शो में आकर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक पर बात करेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, गौरव बिस्ता और साथ ही सिमी भौमिक। लेकिन अब बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए जियोजित बीएनपी पारिवारिक के गौरांग शाह भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरांग, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। क्या ये मानना सेफ है कि 7250 पर बॉटम बन गया और अब हम उन लेवल्स को आसानी से तोड़ेंगे नहीं? कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हम जूझ रहे हैं अनिल जी, और यूएस फेड की मीट भी है, एफएनओ एक्सपायरी कल, और मैं ये मानता हूं कि अगर छोटी मध्यम अवधि का आप नजरिया बना करके चलें तो शायद आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही हो सकता है कि 7250 के आसपास एक बॉटम बना है। एक अच्छी बात यह है अनिल जी कि जो अब तक तिमाही नतीजे आए हैं तीसरी तिमाही के, वो सकारात्मक रहे, और अगर निराशा आई भी है तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पर आई है। बड़ा कारण नहीं है यहाँ पर आपको संकोच करने का। अनफॉर्चुनेटली चाइना से क्या खबरें उभर करके आती है यहाँ पर आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं मानता हूं कि हाँ, छोटी मध्यम अवधि में बॉटम बन चुका है, लेकिन ये ऊपरी तरफ का दायरा जो हम बात कर रहे हैं अनिल जी, ये तब निर्णायक तरीके से हम कह सकेंगे जब 7550 निफ्टी स्पॉट जब हम क्लोजिंग बेसिस पे बंद देते हैं तो एक निर्णायक तरीके से ये माना जाएगा कि हाँ, एक कन्विक्शन बना जाएगा कि हाँ 7250 का एक बॉटम बन चुका है। ओके, चलिए तो ये राय निफ्टी पर। लेकिन बजाज ऑटो पर भी एक राय लेना चाहूंगा। चार्ट देखकर बताइए सिमी, कैसा लग रहा है बजाज ऑटो का शेयर आपको? आज एक नई बाइक लॉन्च करने वाले हैं, पल्सर और डिस्कवर जो इनकी बाइक्स है उसके बीच में ये बाइक आएगी, और माना जा रहा है कि अच्छी सेल्स ये बाइक पिकअप कर सकती है। 150 सीसी की कम्यूटर बाइक है। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? बजाज ऑटो में क्या तेजी करनी चाहिए इस खबर के दम पर, या अवॉइड करेंगी? जी, मुझे लगता है कि 2300 का लेवल काफी क्रूशियल होगा इस स्टॉक के लिए। अगर होल्ड कर पाता है तो यहाँ पे एक रैली पॉसिबल है, जिसका टारगेट 2370 से 2385 का हो सकता है। लॉन्ग जाने का सलाह होगा मेरे तरफ से, 2300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, 2370 85 का टारगेट। ओके, मेटल शेयरों में कुछ रिकवरी आती हुई दिखी है, और गौरव में आपकी पिक्स में देख भी रहा था अपोलो हॉस्पिटल के बाद दूसरा स्टॉक जो आपने चुना है वो है जिंदाल स्टील। क्या खरीदारी का मौका है, और इस पूरे सेक्टर पर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो उसमें मैं कहूंगा अभी अच्छा मोमेंटम आना बाकी है। मैं जो कह रहा था बार बार कि मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा टॉपिक है फाइनली 1101 कगार पे आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से और एक आपको ब्रेकआउट से लेवल्स दिखेंगे 1150 1180। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स है जेएसडब्ल्यू स्टील अभी मेरा टॉपिक है। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा 225 238 है जो शॉर्ट टर्म बेस बन रहा है, तो अगर ये 225 थोड़े सस्टेन कर रहा है तो वापस भी हम लोग देख सकते हैं 255 260 265 तक जाने के लिए
डे स्टॉक पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, उसके ऊपर फिर उसको वापस काफी प्रेशर वगैरह होगा, लेकिन अच्छा ट्रेडिंग बेट हो सकता है। जो और एक अच्छा काफी स्टॉक उभरते हैं मुझे आ रहा है वो जो है जिंदल स्टील एंड पावर। उसका अगर आप देखेंगे जो लास्ट लेग था, जो स्टार्टिंग में जो फॉल थी वो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी, जो लास्ट लेग था जो पेन का वो शॉर्ट्स थे। पिछले कुछ दिनों में थोड़े बहुत शॉर्ट फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग भी चालू हो गई पैनिक के मोड में अगर गए तो। 60 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट हुए कॉन्सेंट्रेशन है, 65 के कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट हुए कॉन्सेंट्रेशन है, और ये कॉन्सेंट्रेशन इट्स ट्वाइस द एवरेज ऑफ अदर स्ट्राइक्स, और ये स्टॉक कंफर्टेबली इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है 60 65 के। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट लेवल्स पे 64 65 और नियर टर्म में 60 एक अच्छा सपोर्ट उभरते हुआ आ रहा है। आने वाले दौर में आपको 75 से 80 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं 60 के स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पहला सौदा, रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर, और प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह के ट्रेड्स डाले जा रहे हैं, इस सब की जानकारी ब्रेक के बाद।